सेशन में वेस्टीज के जो फूड सप्लीमेंट्स हैं हम डिजीज वाइज बात करेंगे, किस किस बीमारी में जो मोस्ट कॉमनली बीमारियां हैं। अगर मैं आप सोचे कि सारी बीमारियों में एक दिन में आप सारे कॉम्बिनेशन बता दें तो पॉसिबल नहीं है, राइट। मैंने जो मेजर कॉमन डिजीजेज हैं, सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर मैंने ये कॉम्बिनेशन क्रिएट मतलब बनाए हैं, ऑलरेडी प्लान बुक में है, बट फिर भी एक बार ट्राई किया है कि आपको एक क्विक शॉट मिल सके। तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट कॉमन डिजीज है हमारे देश में, राइट, वो है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। तो थोड़ा पहले समझते हैं ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है, बीमारी के पीछे रीजन क्या है, फिर आपको सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन समझ में आएंगे। देखिए, हमारी जो ब्लड प्रेशर बढ़ने का जो सबसे प्राइमरी रीजन होता है, मेजर रीजन होता है, वो है हमारी आर्टरी, जो हमारी खून की नलियां हैं। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करने के लिए खून की नलियां रहती हैं, राइट। आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं। तो जो हमारा लंग्स है, लंग्स से प्योर ब्लड निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, और हार्ट उसे पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर, राइट, सिर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो ब्लड का फ्लो होता है हमारी आर्टरीज के माध्यम से होता है। और जब हम पैदा हुए थे, जब हम इस दुनिया में आए थे, तो आप ये देख रहे हैं डायग्राम में कि हमारी आर्टरीज जो है बिल्कुल क्लीन थी, इसके अंदर कुछ भी कोलेस्ट्रॉल या कुछ भी डिपोजिशन नहीं था, बिल्कुल साफ था। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम बाहर का खाना पीना खाते हैं, हम हमारे घरों में हम जो ऑयल यूज कर रहे होते हैं, हम जो प्रोसेस फूड खाते हैं, इन सब चीजों में क्या होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है या जो कुकिंग ऑयल होता है, उसके अंदर कुछ ऐसे हार्मफुल ऑयल को मिक्स कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पाम ऑयल, राइट। तो वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है या पाम ऑयल है या कोई भी ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकती हैं, राइट, वो धीरे धीरे करके आपकी आर्टरी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, राइट। अब ये डिपॉजिट होते होते, ये डिपॉजिट होने की प्रोसेस है, जैसे हमारे बैंक में एक रिकरिंग डिपॉजिट होते हैं ना, उस आपके बैंक अकाउंट में धीरे धीरे करके डिपॉजिट होता रहता है, ठीक वैसे ही हमारी आर्टरी के अंदर एक ये रिकरिंग डिपॉजिट जैसा शुरू हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना। अब ये डिपॉजिट होते होते एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आता है, जब एज 35-40 या जब ये 50-60% से ज्यादा डिपॉजिट हो चुका होता है। जब ये ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो होता क्या है, हमारी आर्टरी का जो डायमीटर है, आर्टरी का डायमीटर कम हो जाता है। अब आर्टरी का जब डायमीटर कम हो जाएगा तो हमारा जो हार्ट है, इसको ब्लड को पंप करना है पूरी बॉडी के अंदर। तो आप जस्ट इमेजिन करिए, जो हमारा जो पानी का पाइप होता है, अगर आप उसे जोर से पकड़ लेते हैं तो कितना आपको प्रेशर फील होता है, क्योंकि पानी को निकलने की रास्ता ही नहीं बची। ठीक ऐसे ही हमारी आर्टरी के साथ में होता है, जब आर्टरी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है तो आर्टरी सक्रिय हो जाती है अंदर से, और आपके हार्ट को ब्लड को पंप करने में ज्यादा एफर्ट और ताकत लगानी पड़ती है। और यही वो रीजन है कि हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से होता क्या है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, और हमारा रूटीन चेकअप कराते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला चेकअप वो आपको क्या रिकमेंड करते हैं, लिपिड प्रोफाइल आपको रिकमेंड करते हैं, राइट, ईसीजी रिकमेंड करते हैं। ये सब करने के बाद वो आपको कुछ मेडिकेशंस देते हैं, राइट। मेडिसिन जो आपको दी जाती हैं, राइट, एक खून को पतला करने वाली मेडिसिन आपको मिलती है, और एक बीपी को मेंटेन करने वाली मेडिसिन। ध्यान ये रखिएगा, यह सबसे मतलब इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब कोई पेशेंट बीपी की मेडिसिन लेता है तो उसको कब तक उसको बेनिफिट समझ में आता है, कब तक उसको फायदा लगता है, जब तक उस टेबलेट का असर है, राइट। अगले दिन सुबह फिर उसे, अगर वो टेबलेट नहीं लेता है तो वही घबराहट है, बेचैनी है, सिर में हैवीनेस लगने लगता है, तो फिर अगले नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको फिर वो टेबलेट लेनी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेबलेट कंज्यूम करते हैं, कोई भी बीपी पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, वो रूट कॉज पे काम नहीं कर रही है। आई रिपीट, जो भी बीपी शुगर की टेबलेट्स हैं, हाइपरटेंशन की टेबलेट हैं, वो रूट कॉज पे काम नहीं कर रही। रूट कॉज क्या था, हमारी आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल। वो इस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव नहीं करती है, वो सिर्फ टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए हमारी आर्टरी का जो डायमीटर कम हो गया था उसको डायलेट कर देती है। अगर ये इतना छोटा सा डायमीटर, इसको बढ़ा देगी, ये कम डायमीटर था, इसको बढ़ा दिया, तो जब आर्टरी का डायमीटर बढ़ जाएगा तो आपके हार्ट को ब्लड को पंप करने में एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। इससे क्या होता है, तो जो बीपी होता है वो कुछ टाइम के लिए नॉर्मल हो जाता है। सो द पॉइंट इज दैट कि हम सालों साल, जब से बीपी डायग्नोज होता है, 5, 10, 15 साल तक दवाइयां खाते रहते हैं, और दवाइयों की जो सिचुएशन है ऐसी होती है कि पहले 2 टैबलेट शुरू होती हैं, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है आपके नंबर ऑफ टैबलेट्स भी बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दिया जा रहा है, और पता चलता है कुछ टाइम के बाद हार्ट अटैक आ गया। डेफिनेटली जिन लोगों को बीपी शुगर की टैबलेट चल रही हैं उनको हार्ट अटैक भी आता है। फिर हार्ट अटैक के बाद ये देख रहे हैं बहुत कॉमन सा प्रोसीजर है जिसको हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में भी क्या किया जा रहा है, ये जो हमारी आर्टरी जो ब्लॉकेज है आपको दिख रहा है, जो नैरो आर्टरी दिख रही है, यहाँ पर एक कैथेटर से, हमारे बॉडी के अंदर एक कैथेटर डाल के एक स्टंट प्लेस कर दिया जाता है। जो आप मेटल की जो वायर दिख रहे हैं, मैश दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं स्टंट, कोरोनरी स्टंट। ये स्टंट को प्लेस कर दिया गया। लेकिन समझने वाली बात ये है, इसका जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, आप कभी मेरा हेल्थ सेशन होता है उसका पूरा प्रॉपर वीडियो देखेंगे, आपको उसमें
पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे प्रोसेस होता है, बट अभी मैं जस्ट आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि हमें काफी सारे डिसीज वाइज डिस्कस करना है। तो यहाँ पर जो ब्लॉक्ड साइट थी वहां पर आपने मेटल का वायर प्लेस कर दिया है, पर स्टिल जो ब्लॉकेज था, जो येलो कलर का डिपॉजिट था, वो एज इट इज आर्टरी में है। मेरा सवाल नेक्स्ट आपसे है, क्या एंजियोप्लास्टी करने के बाद दवाई बंद हो जाती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि रूट कॉज पे काम नहीं किया जा रहा, सिर्फ टेम्परेरी जो आर्टरी ब्लॉक थी उसका रास्ता खोल दिया गया है। आपके बॉडी में जो डिपॉजिट होने की प्रोसेस है बैड कोलेस्ट्रॉल, वो तो अभी भी जारी है, राइट। फिर कुछ टाइम के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स बाद पहला हार्ट अटैक आता है तो एंजियोप्लास्टी होती है। अब जब दूसरा हार्ट अटैक आता है, जब दोबारा फिजिशियन के पास जाते हैं, तो अब वहां पर फिजिशियन बोलता है कि जो आपकी मेन आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, वो पूरी तरह ब्लॉक है, 80-90% ब्लॉकेज है। अब यहाँ पर एंजियोप्लास्टी करने की कोई गुंजाइश नहीं है, देयर इज स्कोप फॉर एंजियोप्लास्टी। अब क्या करना पड़ेगा? नाउ देयर इज एन ऑप्शन ऑफ बाईपास। आप जिस भी शहर में रहते हैं, हर बड़े शहर के अंदर जब ट्रैफिक ज्यादा होता है तो शहर के बाहर से, सिटी के बाहर से आपके पास एक बाईपास रास्ता होता है। ऐसे ही हमारे हार्ट के लिए एक बाईपास रास्ता बना दिया जाता है। ये अब जो ब्लड का फ्लो होगा, जो ब्लॉक्ड वाला पैसेज है वहां से नहीं होगा, बाईपास से होने वाला है। सो इट्स कॉल्ड बाईपास सर्जरी। अगेन यहाँ पर 5-7 लाख रुपए का खर्चा होता है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि डे 1, जिस दिन से बीपी डायग्नोज हुआ और जब तक एंजियोप्लास्टी बाईपास करा लिए, दवाइयां पहले से लेके आखिरी दिन तक चल रही हैं, लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी परमानेंट आराम नहीं है। दवाइयां कम होनी चाहिए। ट्रीटमेंट का मतलब होता है मेडिसिन का कम हो जाना या बंद हो जाना, बट ये कैसा ट्रीटमेंट चलाया है मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में, कि यहाँ पर दवाइयां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, राइट। दवाइयां बढ़ती जा रही हैं। इसका एक ही फंडामेंटल है। सिंस आई वाज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स, उनका एक ही थॉट प्रोसेस है कि ये जो बीमारियां हैं इनको हम क्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। इन बीमारियों को हम ऐसे कन्वर्ट कर दें कि यहाँ पर मर्ज भी जिंदा रहे और मरीज भी जिंदा रहे। मतलब आपकी बीमारी भी एग्जिस्ट करना चाहिए और जो पर्सन है वो भी सर्वाइव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पर्सन ही खत्म हो जाएगा तो फिर आपको रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा, और बीमारी ठीक हो जाएगी तो अगली बार आप पैसा कैसे निकालेंगे। तो ये एक सोची समझी प्लानिंग है और जिसके तहत ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, गुड न्यूज ये है, हमारे हिंदुस्तान में आयुर्वेदा में इतने शानदार सॉल्यूशन हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, अच्छे हैबिट्स हैं, डाइटरी हैबिट्स हैं। अगर उनको आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ इन सब की नौबत नहीं आने वाली। आप इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को और अपनी फैमिली को। तो द पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो जो आपकी आर्टरी के अंदर ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसको बोलते हैं हम एलडीएल, राइट। इसको रिमूव करने के लिए एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, एक गुड फैट भी होता है जिसको हम बोलते हैं एचडीएल, राइट। इसको हम ओमेगा 3 भी बोलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ओमेगा 3 जो है हमारा ह्यूमन बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकता। वी कैन नॉट सिंथेसाइज ओमेगा 3। हमें ओमेगा 3 खाने से ही लेना होगा, राइट। अब खाने में किस में मिलता है ओमेगा 3? खाने में मिलता है आपको अखरोट में मिलता है, राइट, वॉलनट में मिलता है, ऑलिव ऑयल में मिलता है, फ्लेक्स सीड्स में मिलता है और मछली में, सैल्मन फिश में मिलता है। ये 4 ऐसी खाने पीने की चीजें हैं जिसमें ओमेगा 3 सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलता है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जब से आप पैदा हुए हैं और आज तक आपकी जितनी भी एज है, आपने कितनी बार ओमेगा 3, कितने बार अखरोट खाए, कितने बार आपने ऑलिव ऑयल में खाना पका के खाया? शायद नहीं खाया होगा। और वही एक रीजन है हिंदुस्तान में हर दूसरा तीसरा इंसान क्यों बीपी का मरीज बन रहा है, क्योंकि जब से हमारे घरों में रिफाइंड ऑयल कंज्यूम करना शुरू किया है, डिपॉजिट हो रहा है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो नॉनवेज नहीं खाते, जो ड्रिंक नहीं करते, दुबले पतले, लेकिन फिर भी उन्हें हार्ट अटैक आ गया, राइट। उसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे डाइट में ओमेगा 3 का एब्सेंस होना। ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। अगर हम बचपन से ही शुरू से ही ओमेगा 3 खाते रहते थे तो ओमेगा 3 क्या करता था? ओमेगा 3 जो है, ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है हमारी आर्टरी में, इसको रिमूव कर देता था और नया जो बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की जो प्रोसेस है उसको ब्लॉक कर देता। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, राइट। आपके आर्टरी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। इस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है ओमेगा 3। इतना पावरफुल न्यूट्रिशन है, राइट। अब एक तरीका तो ये कि आप उसे आज से अपने खाने में खाना शुरू कर दें, आप अखरोट खाना शुरू कर दें, आप ऑलिव ऑयल में खाना खाएं या फ्लेक्स खाएं। अगर आप सफिशिएंट क्वांटिटी में ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि हम बहुत सारे लोग 1-2 पीस अखरोट के खा लेते हैं, 1 चम्मच उन्होंने थोड़ा सा कभी कभार अलसी खाने लगे, बिकॉज बहुत सारा अवेयरनेस आ गया, यूट्यूब पर सब जगह न्यूज चैनल में दिखाया जाता है अलसी खाना चाहिए, तो खाना शुरू कर दिया। बट अगेन माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी चीज असर तभी करती है, उसका रिजल्ट तभी मिलता है जब आप उसे प्रॉपर डोज में लेते हैं, राइट। चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो हेल्थ सप्लीमेंट्स है। सो अगर आप थोड़ा सा अखरोट खा भी रहे हैं, राइट, या थोड़ा सा आप फ्लेक्स ले रहे हैं, उसमें उतना ओमेगा 3 नहीं मिलेगा जिससे आपके ब्लॉकेज क्लियर हो सके, राइट। तो अगर आपको कंसिस्टेंट और इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो एक बहुत अच्छा स्मार्ट सोल्यूशन है
जहां पर आपको सप्लीमेंट्स आपको बताए जाते हैं, तब यहाँ पर आता है वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट्स। तो मैं आप आगे आने वाली स्लाइड्स में शेयर करता हूँ कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स आपको लेना जरूर है। ओमेगा 3 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स, अलॉन्ग विद दिस उसके साथ में कॉम्बिनेशन होंगे। जब बीपी डायग्नोस होता है, राइट, तो मेन चीज है, मैं आपको कुछ ये पैरामीटर्स हैं, चूंकि हम वेलनेस इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, तो आपको ये कुछ पैरामीटर्स, आपको कुछ रीडिंग्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब आप किसी पर्सन से कंसल्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत एक्सपर्ट बनना है, पर एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया कि किसी भी हेल्थ जो मेजर बीमारियां हैं उनमें नॉर्मल पैरामीटर कितना होना चाहिए, राइट, या नॉर्मल रेंज क्या होती है। इससे आपको कम्युनिकेशन करने में अच्छा लगेगा, और जब आप किसी से बात करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आपके अंदर नॉलेज है, यू आर ए नॉलेजेबल पर्सन। आप एज अ कंसल्टेंट बिहेव करेंगे रादर देन हमें सेल्समैन की तरह काम नहीं करना है। तो एज अ कंसल्टेंट कब काम कर पाएंगे, जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी, आपके पास आइडिया होगा। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर का चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है? सिस्टोलिक मतलब जब ब्लड को पंप करते हैं, जब हार्ट श्रिंक होता है, जब फोर्स करता है, तब ताकत लगती है और सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है। तो सिस्टोलिक मतलब सिकुड़ता है, और डायस्टोलिक मतलब अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आता है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक जो होता है 120 होता है नॉर्मल रेंज में, और 80 तक, 120/80 जो होता है इट्स ए नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इसको हम नॉर्मल बीपी कंसिडर करते हैं। अब अगर आप किसी भी पर्सन का बीपी 120 to 129 आ रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा बीपी हायर साइड पे है। अभी उसे बीपी की बीमारी हम नहीं बोल सकते, पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, एलिवेटेड है। अब 130 से 139 जा रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर है, अब वो बीपी की कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। जो सिस्टोलिक है 130 to 139, डायस्टोलिक 80 to 89 के बीच में होगा, तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए हाई ब्लड प्रेशर कैटेगरी 1। फिर उसके बियॉन्ड जाता है, 140 से अबव जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर कैटेगरी 2, और 180 अबव जा रहा है, इसका मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, हमें तुरंत मेडिकल सलाह लेने की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ये बीपी की रीडिंग्स होती हैं। जनरल रीडिंग, जनरल कितना होना चाहिए? 120/80 इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब इसके नीचे जा रहा है तो उसे लो बीपी बोलेंगे, इससे हायर साइड जा रहा है तो हाई बीपी बोलते हैं, राइट। तो दोनों तरह की प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन होता है और हाइपोटेंशन, लो बीपी और हाई बीपी। पर ज्यादातर केसेस जो होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द केसेस यू विल फाइंड ऑफ हाइपरटेंशन। अब डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं आपको लिपिड प्रोफाइल की, ये जो रिपोर्ट होती है, ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं और हमारा कोलेस्ट्रॉल की हम जांच कराते हैं, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स आते हैं, लिपिड प्रोफाइल होती है। लिपिड तो एक तरीके का कोलेस्ट्रॉल है, पर कोलेस्ट्रॉल की कुछ वेराइटीज होती हैं। तो यहाँ पर जो पहला पैरामीटर दिख रहा है टोटल कोलेस्ट्रॉल, राइट। जो डिजायरेबल रेंज है, फर्स्ट रेंज आप दिख रहे हैं, बॉर्डर लाइन और हाई रिस्क, ये 3 लाइन आप देख रहे होंगे। पहला है डिजायरेबल, मतलब इतना होना चाहिए। बॉर्डर लाइन मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। और हाई रिस्क मतलब इस बॉर्डर लाइन से अगर थोड़ा बाहर जाएंगे तो आपको ये बीमारी हो चुकी है और आपको तुरंत मेडिकल एडवाइस लेने की जरूरत है। सो दिस इज व्हाट डिजायरेबल, बॉर्डर लाइन एंड हाई रिस्क। कोलेस्ट्रॉल का जो रेंज है लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। जब आपकी ब्लड रिपोर्ट आती है, जनरली किसी भी रिपोर्ट में ये रेफरेंस रेंज लिखी रहती है, टेस्ट रेंज लिखी रहती है और रेफरेंस रेंज लिखी रहती है। तो यहाँ पर लेस देन 200 mg कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, ये सब के सब जो हैं, ट्राइग्लिसराइड भी अगेन हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए। अगर ये टीजी लेवल बढ़ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम या आने वाले टाइम में कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने वाली है। तो ये लेस देन 150 होना चाहिए डिजायरेबल। एचडीएल जो होता है, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और एलडीएल जो होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, राइट। तो ये जो रीडिंग्स हैं, इन रीडिंग के हिसाब से हमें होना चाहिए। और आइडियली तो मैं आपको बोलूंगा कि एनुअली आपका एक बार कंप्लीट बॉडी चेकअप आपको कराते रहना चाहिए, जिससे आपकी बर्थडे हो सकती है या आपका एक फैमिली का कोई भी एक मंथ आप फिक्स कर लें, एनुअल डेट फिक्स कर लें, जिससे आपके पास रिकॉर्ड हो। इससे फायदा ये होता है कि जब आप एनुअल अपना चेकअप कराते हैं तो यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आपकी अगर ब्लड रिपोर्ट से फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल का लेवल लेस देन 200 होना चाहिए, पर आपकी रिपोर्ट में 220 आया या 210 आया, इसका मतलब अभी आपको तुरंत करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने अभी कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले टाइम में ये 240 250 चला जाएगा एंड यू विल बी अंडर रिस्क। सो जब आप स्क्रीनिंग कराते रहते हैं एनुअली, तो आपको ये पैरामीटर से पता चलता है कि आपकी बॉडी की करंट सिचुएशन क्या है। और अगर कुछ भी पैरामीटर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, तुरंत अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके सही तरीके के सप्लीमेंट लेके अच्छा रूटीन फॉलो करके आप उस बीमारी से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं जब हम बीपी की बात कर रहे होते हैं। नाउ बात आती है कि सर क्या कॉम्बिनेशन देना चाहिए, राइट। तो मैंने सबसे पहला कॉम्बिनेशन बनाया थंब रूल। बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, मतलब मेजोरिटी ऑफ डिजीजेज में ये सप्लीमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 होना बहुत जरूरी है। मतलब
क्रेल ऑयल, फ्लेक्स ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये मैंने लिखे हैं प्रायोरिटी। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे अगर किसी को सजेस्ट करना है तो क्रेल ऑयल, सेकंड प्रायोरिटी पे देना है तो फ्लेक्स, और थर्ड प्रायोरिटी पे क्रेल ऑयल। फ्लेक्स और क्रेल में आप कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर इन तीनों में अगर आप सबसे पूछेंगे बेस्ट क्या है सर, तो क्रेल ऑयल इज द बेस्ट। ये ओमेगा 3 का सबसे बेस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म होता है। अब यहाँ पर एक चैलेंज आता है कि सर अगर कोई वेजिटेरियन है तो क्या करें, तो डेफिनेटली आपको फिर फ्लेक्स ऑयल या कोकोनट ऑयल की तरफ जाना पड़ेगा। अगर किसी को वेज नॉन वेज का फर्क नहीं पड़ता तो गो हेड फॉर क्रेल ऑयल, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को मिल रहे हैं जो अफोर्डिंग नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी से आप कंसल्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसकी हेल्थ के बारे में जानते हैं, सबसे पहले आपको उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अंडरस्टैंड करनी है कि उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसकी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो कितने तक अफोर्ड कर सकता है। तो हमेशा आपको उसकी जगह बैठ के आपको देखना है कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है और आप कितना अच्छा कॉम्बिनेशन मिनिमम में बना के दें जिससे उसको अच्छे रिजल्ट मिले, राइट। तो अफोर्डेबिलिटी फैक्टर भी यहाँ पे काम करता है। अब जैसे क्रेल ऑयल की बात करूं तो 1000 रुपीज का बॉटल आता है, लेकिन फ्लेक्स ऑयल आता है 500 की बॉटल, राइट। और आपको लग रहा है कि मुझे 2 से 3 कॉम्बिनेशन देना है, 1000 से 1500 का मुझे सप्लीमेंट देना जरूरी है, तो फिर यहां पर हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना है। तो दो चीजें, सबसे पहले तो आपने पर्सन को आइडेंटिफाई किया, पहले डिसीज आइडेंटिफाई किया, फिर डिसीज की सीवियरिटी, वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड डिसीज है, उसके बाद उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए आपको कॉम्बिनेशन आपको सजेस्ट करने। अब यहाँ पर मैंने जितने चार्ट में बताए हैं, जरूरी नहीं है आपको सारे कॉम्बिनेशन देना बहुत जरूरी है, पर एटलीस्ट किसी भी चार्ट में शुरू के जो 3 कॉम्बिनेशन है, 3 प्रोडक्ट्स, ये तो मैंडेटरी है, एसेंशियल है, ये तो देना ही देना है। उसके बाद अगर पेशेंट अफोर्डिंग है, वो कंज्यूम करना चाहता है, लेने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप फिर उसमें लेटर ऑन चौथा, पांचवा, छठवां सप्लीमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं। पर शुरू के 3 और 4 सप्लीमेंट किसी भी डिजीज में अगर आप देखेंगे चार्ट में, तो ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे देना ही देना, ये टॉप प्रायोरिटी पे। उसके बाद फिर उनको एज पर उस पेशेंट रिक्वायरमेंट, एज पर उसकी सीवियरिटी के हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन चूज करना है। सो क्रिल, कोकोनट और फ्लेक्स, ये कोई भी एक दे सकते हैं, एक एक देना है, आफ्टर मील देना है। आयुशांति का प्रो कार्ड है, प्रो कार्ड के अंदर अर्जुन की छाल होती है, अश्वगंधा होता है, और भी काफी सारे, गार्लिक होता है, ये आपके लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कोएंजाइम Q10 अगेन कार्डियक मसल्स के लिए बहुत एसेंशियल होता है। स्पिरुलिना अगेन इट्स मल्टीविटामिन, राइट। एलआरजिनाइन हार्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट टॉनिक माना जाता है, और ये आप एक पाउच 200 ml पानी में सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे दे सकते हैं, एंड कुकिंग जो करनी है राइस ब्राइन ऑयल में। सो ये एक बेसिक कॉम्बिनेशन था। हाइपरटेंशन, जिन लोगों को बीपी हाई है, अब यहाँ पर आपको जो मैंने आपको बताया प्रायोरिटी आपको रखना है टॉप 3 सप्लीमेंट्स की, टॉप 3 to 4 सप्लीमेंट्स की। अब इसके बाद वो अफोर्डिंग है तो एलआरजिनाइन ऐड कर दें, नहीं अफोर्डिंग तो एलआरजिनाइन रहने दें, और राइस ब्राइन ऑयल तो मस्ट है। कहीं पर भी आप सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, राइस ब्राइन ऑयल थंब रूल है, देना ही देना है, बिना इसके काम नहीं बनने वाला, बिकॉज ये एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। जब तक इसे चेंज नहीं करेंगे, बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी में आराम नहीं मिलने वाला। तो ये हमें ऐड करना है सब जगह। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अगली डिजीज पे बात कर रहे हैं, टाइप 2 डिजीज, डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। बेसिक जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, 7 सिम्टम्स, मतलब इनको हॉलमार्क्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। ब्लड विजन, आंखों में मतलब दिखाई प्रॉपर नहीं दे रहा होता है, बार बार भूख लग रही होती है, बार बार यूरिनेशन का मन करता है ना। अगर कहीं चोट लग जाती है तो देर से घाव बढ़ता है। फंगल इन्फेक्शन जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस भी हो जाता है कई बारी। हाथ पैरों में जो होता है ना, पैरों के एंड पे, हाथों के एंड पे, जब डायबिटीज एक्सट्रीम पे होती है, 300-400 के पार चली जाती है, तो ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, राइट। अब जब ब्लड शुगर रिपोर्ट आती है आपकी, तो उसमें आज की डेट में एक और नया टर्म आ चुका है जिसको बोलते हैं A1C, HbA1c। पहले जो हम ब्लड टेस्ट करते थे तो सीधा एक रैंडम शुगर करते थे और 2 घंटे की बाद की शुगर करते थे। बट आज की डेट में जो सबसे परफेक्ट, अगर हमें ब्लड टेस्ट का मेजरमेंट करना है कि एक्चुअली में ब्लड शुगर लेवल क्या है, तो जो A1C आप देख रहे हैं, HbA1c, जो फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये आपकी पिछले 2 से 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है। HbA1c जो होता है वो आपका पिछले 2 से 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर बताता है। बाकी नॉर्मल जो शुगर लेवल होते हैं वो आपका इंस्टेंट, मतलब आज आपने जो आपका ब्लड में कितना है वो शुगर बताता है। तो अगर आपको डायबिटीज मॉनिटर करनी है तो ग्लूकोमीटर से तो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, बट जो सही तरीका है वो HbA1c है, जो आपको एक मेजर्ड आइडिया देता है ब्लड शुगर लेवल का। तो जिनको नॉर्मल लोगों को अगर देखा जाए ब्लड टेस्ट में, अगर आपका HbA1c 5 है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपका शुगर लेवल नॉर्मल है। नॉर्मल पर्सन की शुगर जो है, फास्टिंग मतलब रात को सोए सुबह बिना कुछ खाए अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया तो अराउंड 100 और उसके बिलो होना चाहिए, 99 और उसके बिलो होना चाहिए। और
खाना खाने के 2 घंटे बाद आपका 140, मतलब 100 टू 140 के बीच में होना चाहिए आपका नॉर्मल शुगर। जब आपके शुगर लेवल बढ़ते हैं तो एक सिचुएशन होती है प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक अगर आज की डेट में हिंदुस्तान में देखा जाए तो लाखों करोड़ों लोग प्री डायबिटिक कंडीशन में है, जो अभी दिखने में नॉर्मल लग रहे हैं, राइट। बॉडी में डायबिटीज के कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है बाहर से, लेकिन अंदर जो डेवलपमेंट है, दे आर डेवलपिंग डायबिटीज। अगर गलती से उनका ब्लड टेस्ट कर लिया जाए तो उनको प्री डायबिटीज की जो रिपोर्ट है वो प्री डायबिटीज बताएगी। तो मैं अगेन बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया एनुअली और आपका ब्लड शुगर 100 से 125 में निकल रहा है, राइट, या 140 टू 150 199 के, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉस आपकी बॉडी में डायबिटीज की बीमारी होने वाली है, अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को नहीं सुधारा, अपने खान पान को सुधारा नहीं। तो ये सबसे बढ़िया पॉइंट होता है कि आप अपनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। पर चूंकि हम इस चीज को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और हमें तब पता चलता है जब चीजें एक्सट्रीम कंडीशन पे बिगड़ चुकी होती हैं। तो डायबिटीज जब आपका जो HbA1c है 6.5 या इससे ज्यादा निकलता है तो ये डायबिटिक कंडीशन होती है। ब्लड शुगर नॉर्मल जो फास्ट आफ्टर मील का जो होता है 200 से ज्यादा हो रहा है तो ये डायबिटिक कंडीशन हो जाती है। डायबिटीज में क्या क्या सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन देने हैं, अगेन आपको वही जो ओमेगा 3 के लिए क्रेल, फ्लेक्स या कोकोनट ऑयल ये देना होता है एक आफ्टर मील। ग्लूको हेल्थ आपको बिफोर मील देना होता है एक सुबह शाम। नीम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी की ब्लड शुगर जो है मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, इनिशियली ये शुरुआती है, तो वहां पर आप नीम मत दीजिए। लेकिन अगर किसी का शुगर 250 300 400 है, बहुत ज्यादा शुगर है, इंसुलिन लेना पड़ रहा है, तो वहां पर आप नीम जरूर दीजिएगा, राइट। और उसके साथ में गैनोडर्मा 2 सुबह 2 शाम आफ्टर मील आपको लेने होते हैं। अब इसमें स्पिरुलिना जो होता है वो आप एक मल्टीविटामिन की तरह है, जनरल टॉनिक की तरह है, आप कभी भी ऐड कर सकते हैं। और अगेन राइस ब्राइन ऑयल कुकिंग के लिए आपको यूज करना है। ध्यान हमेशा ये रखना है कि अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है और उनका ब्लड शुगर लेवल अचानक से कम हो जाता है तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो डोज आप दे रहे हैं, राइट, वो रेगुलर बेसिस पर अपनी शुगर को मॉनिटर करते रहें, ठीक है। वो रेगुलर बेसिस पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो डोज दिया और उनकी एलोपैथी मेडिसिन भी चल रही है तो अचानक से ब्लड शुगर कम हो जाएगा तो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ जाते हैं। तो उनको बोलिएगा कि अगर आप कभी भी आपको वीकनेस और डलनेस फील होती है तो एक बार अपना ग्लूकोमीटर से चेक कर लें और उसके हिसाब से फिर आप नीम का डोज जो है वो आप कम कर सकते हैं। शुरुआत आप अगर ज्यादा शुगर है, एक्सट्रीमली हाई शुगर है, तो एक सुबह एक शाम आप दीजिएगा। अगर बॉर्डर लाइन पर है 200 250 है, इनिशियल लेवल पर है, तो दिन में सिर्फ एक आप नीम दे सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से टाइप 2 डायबिटीज के लिए कॉम्बिनेशन काम करते हैं। प्रिवेंशन क्या है? डायबिटिक को प्रिवेंट करने के लिए टाइप 2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका वेट। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपने किसी भी इंडिविजुअल को कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू है, अगर आपने अपना वेट कंट्रोल कर लिया, वेट आपका नॉर्मल रेंज में है, तो बीपी, शुगर, थायराइड, ओबेसिटी, तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस आप दूर भगा सकते हो। आपका जो वेट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने प्ले करता है। सो रेगुलर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, वेट मैनेजमेंट, और आपकी जो भी वेजिटेबल है, आपको फाइबरस फूड खाना है, प्रोसेस फूड जितना कम हो सके उतना लेना है, और जंक फूड है या ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, स्मोकिंग है, एल्कोहल है, इनको अवॉइड करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज। कमिंग टू द नेक्स्ट डिसीज, ओबेसिटी। थोड़ा सा हम इस पे बात डालेंगे क्योंकि आज की डेट में जितनी भी कॉमन बीमारियां हैं, इन सब का जो रूट कॉज है, इन सब की जो मदर है, जननी है, वो है ओबेसिटी, मोटापा। अगर किसी भी इंडिविजुअल का वजन बढ़ रहा है, 5 10 15 किलो बढ़ रहा है, आपका वेट जो वेस्ट का साइज है 34 एंड बियॉन्ड जा रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में आपको कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज होने वाली है। आने वाले टाइम में कोई ना कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होने की तैयारी कर रही है। तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो वेट लॉस के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, पूरा रेंज है, वेट लॉस का एक पैकेज है, उसमें आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, पर कैसे कॉम्बिनेशन आपको देना ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तो आपको फ्लेक्स, 2 कैप्सूल फ्लेक्स, 2 कैप्सूल वैसलिन कैप्सूल और 1 नोनी, ये पांचों कैप्सूल एक साथ सुबह खाली पेट गर्म पानी से लेना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेट लॉस प्रोग्राम में कुछ भी चीज लेना है, हमेशा ध्यान रखिए कि आपको गुनगुना पानी लेना है। जितना ज्यादा आप ल्यूक वार्म वाटर रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करेंगे, वेट को कंट्रोल करने के लिए, वेट को कम करने के लिए एक नेचुरल उपाय है कि थ्रू आउट द डे जब भी पॉसिबल हो आप अगर ल्यूक वार्म वाटर पिएंगे तो आपका वेट कंट्रोल रहेगा, बढ़ने नहीं देगा। और वेट लॉस प्रोग्राम पर है तो ये तो बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये सुबह आपने खाली पेट लिया। उसके बाद स्लिम टी, स्लिम टी जबरदस्त प्रोडक्ट है।
इसके अंदर गार्सिनिया है, ग्रीन टी है, ग्रीन कॉफी है। जो नॉर्मल टी अगर आप लेते थे उसको रिप्लेस कर देना है स्लिम टी से 2 या 3 बार आप 200 ml गर्म पानी के साथ में अच्छी आप ले सकते हैं इसको। देन वी स्लिम शेक, वी स्लिम शेक का जो लेने का तरीका है, वेट लॉस में बेसिकली जो प्राइमरी हमारा जो रीजन होता है उसमें होता है कैलोरी इनटेक। जो हमारा डाइट, हम जो खाना खाते थे, वो जो एक्स्ट्रा कैलोरी हम लेते थे, कंज्यूम करते थे, उसे हमें कट करना है। एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को लगभग 1200 से 1500 कैलोरी का डेली डाइट होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल लाइफस्टाइल है आपकी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं, तो एक मेल और फीमेल के लिए 1200 से 1500 किलो कैलोरी का पर डे इंटेक होना चाहिए। बट अगर आप पर डे का अपना कंजप्शन देखते हैं, वजन क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम करते हैं, 2000, 2500, 3000 कैलोरी कंज्यूम करते हैं, और उसके बाद हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है वो फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाती है और फिर उसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। तो वेट लॉस का सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है आपका कैलोरी कैलकुलेशन। अगर आपने कैलोरी इंटेक कम कर लिया और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दी, आप नेचुरल तरीके से बिना किसी प्रॉब्लम के, साइड इफेक्ट के, हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं। तो वी स्लिम शेक जो होता है ये आपको अपना जो मील है उसको रिप्लेस कर देना है। ये वी स्लिम शेक अपने आप में कंप्लीट फूड की तरह काम करता है। तो रिकमेंड तो ये है कि दिन में आपके जो दो मील हैं, एक तो ब्रेकफास्ट और दूसरा डिनर, ये 2 मील है आपको रिप्लेस कर देना है वी स्लिम से। अगर चलो 2 नहीं कर पा रहा तो एटलीस्ट 1 मील आप जरूर रिप्लेस करिएगा। और बेस्ट ये है कि आप रात का डिनर स्किप कर दें और उसकी जगह वी स्लिम शेक लें। अगर आप 2 मील रिप्लेस कर सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो जो डेली रूटीन होगा आपका वो क्या होगा? सुबह ब्रेकफास्ट, सुबह आप उठे, सुबह सबसे पहले शुरुआत हुई फ्लेक्स ऑयल वी स्लिम नोनी कैप्सूल, ये सुबह खाली पेट गर्म पानी से ले लिया। उसके बाद वी स्लिम टी ले ली। आफ्टर दैट आपका जो ब्रेकफास्ट टाइम होता है आपने वी स्लिम शेक लिया। लंच के टाइम पे आपका जो भी जो नॉर्मल फूड होता है, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी होता है, वो आपने कंज्यूम कर लिया। और रात का जो डिनर था वो डिनर प्रॉपर नहीं करना, उसकी जगह आपको वी स्लिम शेक लेना होता है, राइट। एंड टॉक्सक्लीन 1-1 कैप्सूल सुबह शाम। टॉक्सक्लीन देने का लॉजिक ये कि आपके बॉडी के टॉक्सिन को रिमूव करने में हेल्प कर रहा होता है। एंड फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल 2 कैप्सूल जो रात को लेने होते हैं आफ्टर डिनर। तो ये है वेट लॉस का प्रोग्राम, ठीक है। किया हुआ डाइट प्लान में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपको क्या मील लेना है, किस तरीके से लेना है। ये वेट मैनेजमेंट का जो वी स्लिम का पीपीटी है वहां से मैंने लिया हुआ है, आप वहां से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये पूरा डाइट चार्ट है। लोग पूछते हैं कि सर वेट मैनेजमेंट कोर्स है, क्या डाइट चार्ट देना? आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये स्क्रीनशॉट है, जिस भी को आप कंसल्ट कर रहे हैं ये स्क्रीनशॉट आप शेयर कर दीजिए, आपका वेट लॉस प्रोग्राम का डाइट चार्ट हो जाएगा। क्या एक्सरसाइज करना है, वेट लॉस टिप क्या करने हैं, तो सजेस्टेड उसमें बताया कि आपको लगभग 3 से 4 लीटर पर डे पानी पीना चाहिए। और आपको रिफाइंड फूड, प्रोसेस फूड, जंक फूड जितना कम हो सके, कम क्या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और मतलब खाने को बार बार अच्छे चबाना चाहिए। फाइबर की इंटेक आप बढ़ा दें। अगर वेट लॉस प्रोग्राम में है तो सैलेड्स जो होती है, सलाद, उसको आप जितना ज्यादा कंज्यूम कर सकते हैं उतना बढ़िया है। तो ये बेसिक टिप्स हैं जो ऑलरेडी आपके प्रेजेंटेशन में रहेंगी। अगली जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आती है थायराइड, राइट। थायराइड में भी 2 तरह की बीमारियां होती हैं। थायराइड हमारे नेक के अंदर, गले के पास एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होती है और इसमें से काफी सारे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, T3, T4, TSH। एक्सक्यूज मी। थायराइड जो होती है, अब थायराइड का काम क्या होता है? थायराइड का फंक्शन होता है हमारे बॉडी में ये T3, T4, TSH हार्मोन को प्रोड्यूस करना। ये हार्मोन का काम क्या होता है? ये हार्मोन हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म, राइट, हमारे बॉडी में जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे बॉडी की बहुत सारी जो लाइफ लिविंग प्रोसेस हो रही हैं, उन सबको रेगुलेट करने का काम कर रहा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल हार्मोन होता है। और इसमें अगर बैलेंस बिगड़ गया तो यूं समझिए कि बहुत, मतलब तमाम सारे बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले थायराइड की हम प्रॉब्लम्स को समझते हैं, फिर मैं आपको इस कोर्स के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या कोर्स आपको करना चाहिए। देखिए, जब थायराइड ग्लैंड में कम मात्रा में थायराइड होता है, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म होता है और हाइपर होता है। हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा। ज्यादातर केसेस में, जो केसेस में और खासकर फीमेल्स में थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादातर देखी जाती है, हाइपोथायराइड की। हाइपोथायराइड के सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहला सिम्टम होता है हेयर लॉस, राइट। सोचने में थोड़ा सा क्लैरिटी से नहीं सोच पाते हैं, राइट। और हार्ट रेट थोड़ी सी कम चलती है, बीपी लो हो जाता है, बहुत जल्दी थकावट होती है, टायर्डनेस, मतलब दिन भर आपको टायर्डनेस रहती है। अनएक्सपेक्टेड वेट गेन होता है, मतलब ऐसे लोग ये बताते हैं कि सर हम बिल्कुल भी नहीं खाते, 1 रोटी 2 रोटी दिन भर में खाते हैं, बहुत कम खाना खाते हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वेट गेन हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है हाइपोथायराइड की वजह से, राइट।
पफीनेस रहेगी, स्किन में आपको बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ठंडा लगता है, पफीनेस रहती है आपकी स्किन में, राइट। डिप्रेशन रहता है, मूड स्विंग रहता है, एंड वुमेन्स में मतलब इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है। कुल मिला के हाइपोथायराइड की वजह से पूरा का पूरा बॉडी बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड होता है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कुल मिला के लाइफ जो एक अच्छी हेल्दी हैप्पी लाइफ लीड करना चाहिए वो नहीं हो पाती है, मतलब वो उनको कुछ ना कुछ आए दिन कुछ ना कुछ बॉडी में बना ही रहता है। तो हाइपोथायराइडिज्म जो है ना, ये एक थायराइड ग्लैंड की इनएक्टिविटी की वजह से प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होती, उसकी वजह से होती है। वहीं पर अगर हाइपर की बात करते हैं, हाइपोथायराइडिज्म में वेट बढ़ता है, राइट। और हाइपर मतलब जब ज्यादा एक्टिव होती है, ओवर एक्टिव होती है थायराइड, तो वेट लॉस होता है, मतलब इंसान बिल्कुल दुबला पतला हो जाएगा, सूख जाएगा और बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, राइट। सांस तेजी से आएगी, है ना, और तमाम सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे जो आपको दिख रहा है। मेजोरिटी में आज बात तो करने वाला हूँ वो हाइपोथायराइडिज्म पे बात करने वाला हूँ। जो हम कॉम्बिनेशन बात करेंगे वो हाइपोथायराइडिज्म पे बात करेंगे। तो क्या होगा, किस तरीके से होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। जब आपकी थायराइड की रिपोर्ट आती है किसी भी पेशेंट की, जब ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करता है थायराइड रिपोर्ट, तो इस तरीके से रिपोर्ट आती है। एक होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T3 फ्री T4, और ये अदर चीजें भी रहती हैं। ये इनकी स्टैंडर्ड रेंज है, राइट। TSH कितना होना चाहिए, राइट। T4 कितना होना चाहिए, T3 क्या होना चाहिए। लेकिन अगेन ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, थायराइड जो है ना एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है। यहाँ पर एक चार्ट बता रहा हूँ जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। ये चार्ट देखिएगा, अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में, अगर किसी की ब्लड रिपोर्ट है, उस ब्लड रिपोर्ट में टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ है और T4 का लेवल कम है, तो वो हाइपोथायराइडिज्म है। बहुत स्मार्ट तरीका है। कैसे पता करें, रिपोर्ट में तमाम तरह की पैरामीटर्स आते हैं, रिपोर्ट तो रिजल्ट आ गया, पर उसको इंटरप्रिटेट कैसे करें कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये बहुत सिंपल सा चार्ट है ध्यान रखने के लिए, कि अगर हाई लेवल ऑफ TSH है और लो लेवल ऑफ T4 है तो वो हाइपोथायराइडिज्म है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है, अगर लो लेवल TSH है और हाई लेवल T4 है, ठीक है, तो हाइपरथायराइडिज्म होता है। यहाँ पर ये भी रेंज दी हुई है TSH की लेवल्स, मतलब हाइपोथायराइडिज्म होता है। हाइपोथायराइडिज्म में TSH का लेवल बढ़ जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, और हाइपरथायराइडिज्म में TSH का लेवल कम हो जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, जितना आपको समझ में आ रहा है आप समझ लीजिएगा, इसको दोबारा आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अगेन मैंने आपको बताया कि थायराइड जो बीमारी है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। इसमें तमाम सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, बट ये मोटा मोटी दो चीजों को आप जान लीजिए, TSH का लेवल और T4 का लेवल। इससे आप जज कर सकते हैं कि आपको अब आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, हाइपर में आ रहे हैं, हाइपो में भी आ रहे हैं, और अगर हाइपो भी है तो उसमें प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। सो डोंट गो उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कॉम्बिनेशन क्या लेने हैं ये आप समझ लीजिएगा। कोकोनट ऑयल बहुत ही इफेक्टिव होता है। कोकोनट ऑयल जो अगेन इट्स फॉर्म ऑफ ओमेगा 3। नोनी, है ना, एंड गैनोडर्मा 2 सुबह 2 शाम आफ्टर मील। सीबकथोन वाइटल कॉम्प्लेक्स। अगेन थायराइड के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लेना बहुत जरूरी है। कैल्शियम का लेवल कम होता है, जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनके सीरम में कैल्शियम और विटामिन D3 का लेवल कम होता है, तो कैल्शियम बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसके साथ में जो लेडीज लोगों की बात कर रहा हूँ, वुमेन्स में, अगर कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, राइट, अगर आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ रहा है और कुछ भी ऐसे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है अलॉन्ग विद थायराइड, तो उसके साथ में आप शतावरी मैक्स आप जरूर ऐड करिएगा। ये आपकी पूरी मतलब बायोलॉजिकल साइकिल को, हार्मोनल साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। मतलब इट्स ए क्वीन ऑफ हर्ब्स बोला जाता है, और महिलाओं के लिए मतलब शतावरी इज वन ऑफ द बेस्ट हर्ब, एक सबसे बढ़िया आयुर्वेदिक चीज अवेलेबल है, जो आप लॉन्ग टर्म ले सकते हैं, थ्रू आउट द लाइफ ले सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, राइट। राइस ब्रेन ऑयल अगेन इट्स मैंडेटरी, हमें लेना ही लेना होता है। तो ये हमने बात करी हाइपोथायराइड की, थायराइड की वेरियस सिम्टम्स हमने बात करी। अब हम बात करते हैं आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस मतलब जोड़ों का दर्द। दोस्तों दो तरह की आर्थराइटिस होती है, एक होती है ऑस्टियो आर्थराइटिस जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो होता है वो हमारे बॉडी के बड़े जॉइंट्स में होता है, मतलब जो पैरों के जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट्स हैं, वहां पर होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। एक दूसरी बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हम रीमेटॉइड आर्थराइटिस। रीमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसका कोई इलाज नहीं है, मैं आपको बता दूं। रिमेटेड आर्थराइटिस जो आपने देखा होगा, लोगों की जो उंगलियां हैं, ये छोटे छोटे एंड्स हैं, ये बेंड होने लगते हैं, राइट, और इनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, वो रिमेटेड आर्थराइटिस होता है, राइट। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आर्थराइटिस दो तरीके की होती है। एक होती है ऑस्टियो आर्थराइटिस जो आपके बॉडी के बड़े जॉइंट्स में होती है, बड़े जॉइंट्स में होती है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस।
जो छोटे जॉइंट्स में जनरली जो आपकी पैर की हाथों की उंगलियों में होती है उसको हम बोलते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस। रिमेटॉइड आर्थराइटिस का कहीं पर भी कोई इलाज नहीं है, ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट में, आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट में ही कुछ एंटीबॉडीज बनाने लगती है, आपकी बॉडी को डैमेज करने लगती है, तब ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस होती है। बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, इसको सिर्फ मेंटेन किया जा सकता है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पर कोई क्योर नहीं है आज की डेट में रिमेटॉइड आर्थराइटिस की। मेडिकल रिसर्च जारी है, बट हाँ उसमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दिए जाते हैं। तो मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो मेजरली जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, हिप जॉइंट या बड़े जोड़ों में दर्द जो रहता है मेजर जॉइंट्स में, वहां होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जहां पर ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो मेजर रीजन है बेसिकली, ये एक ऐसी बीमारी है जो उम्र के साथ होने वाली है, एज रिलेटेड डिजीज है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे जॉइंट्स के अंदर जो लिक्विड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, हमारा जो कार्टिलेज होता है, वियर टियर होता है, घिसने की वजह से ये खत्म हो जाता है, और जब हड्डियां आपस में टकराती हैं तो जोड़ों में दर्द और स्वेलिंग होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे बड़ा रीजन भी बताऊं, वेट, ओवरवेट होना। बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा, जिन लोगों का वजन बढ़ा रहता है, जिनका बहुत ओवरवेट हो चुके हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, उनको आर्थराइटिक प्रॉब्लम तो रहती रहती है। अब जब आप ऐसे लोगों से कंसल्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप किसी को सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं तो रिमेंबर वन थिंग, थंब रूल, किसी भी बीमारी का रूट कॉज क्या है, वो प्रॉब्लम जो सामने वाले को भी हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो जोड़ों में दर्द होने के पीछे लॉजिक क्या है, तो जब आप उस लॉजिक पे जाएंगे तो आप उनको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले किसी से भी जब डिस्कस करता हूँ हेल्थ को लेके, तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जो आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो अभी उनको सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स क्यों हुए, उनकी लाइफस्टाइल क्या रही, उनके पीछे उसका क्या रीजन हो सकता है। तो जॉइंट पेन जो प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले चेक करिए कि सामने वाला ओवरवेट तो नहीं है। अगर वो ओवरवेट है, आप कितना भी आर्थराइटिस का, जोड़ों के दर्द की आप सप्लीमेंट दे दें, कुछ भी ट्रीटमेंट कर लें, इंजेक्शन लगा दें, पेन किलर क्रीम लगा दें, कभी भी आराम नहीं मिल सकता। जब तक कोई पर्सन अपना वेट लॉस नहीं करेगा, उसको जॉइंट पेन में आराम कभी नहीं मिल सकता। टीवी में बहुत सारे ऐड आते हैं, ऐसा करना वैसा करना। यू नीड टू अंडरस्टैंड, सी हमारे बॉडी की जो है वो कैपेसिटी है, हमारे जॉइंट की जो है एक कैपेसिटी होती है। सी फॉर एग्जाम्पल, आपकी हाइट है 5 फुट 6 इंचेज है, आपका जो जॉइंट है इसकी कैपेसिटी है 65 टू 70 केजी वेट को मैनेज करने की। लेकिन अगर इस पर 20 केजी एक्स्ट्रा डाल दिया जाए तो कितने दिन तक ये वेट झेलेगा, 1 साल 2 साल 3 साल। जब ज्यादा लंबे समय तक ओवरवेट रहेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर गैप कम हो जाएगा और ये बोन घिसने लगेगी, कार्टिलेज खत्म हो जाएगी। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर आपको लग रहा है कि किसी का वेट बहुत ज्यादा है, तो उनको पहले वेट लॉस प्रोग्राम पे लेके आइएगा, फिर उसके बाद उनको मतलब जॉइंट पेन का देंगे। आई एम टेलिंग यू, उनको 101% मतलब मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाएंगे। क्या कॉम्बिनेशन है आपकी स्क्रीन के सामने है। यहाँ पर फ्लेक्स ऑयल क्यों दिया गया है, फ्लेक्स ऑयल जो होता है ओमेगा 3 होता है, बेसिकली आपके जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। दूसरा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। फ्लेक्स ऑयल है या कोकोनट ऑयल है, ओमेगा 3 का काम होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी। आपके बॉडी में कहीं पर भी पेन है, स्वेलिंग है, दर्द है, अंदर कहीं पे भी दर्द हो रहा है, तो ये आपके दर्द को कम करने में हेल्प करता है। कैल्शियम अगेन बोन्स के लिए बहुत जरूरी होता है। ग्लूकोसामाइन, ये आपके जॉइंट हेल्थ को इंप्रूव करता है। नोनी, राइट। कोलाजन जो होता है, कोलाजन बेसिकली जो आपके जो लिक्विड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, राइट, इसको रीजनरेट करने में हेल्प कर रहा होता है। और राइस ब्राइन ऑयल अगेन। ध्यान रखिए, जब आप किसी को जॉइंट के लिए आप सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं, एक्चुअली लोग जो आपको मिलेंगे वो ऐसे लोग होते हैं जो 1 साल 2 साल 5 साल से ऑलरेडी सारी चीजें अपना चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। वो बोलते हैं कि सर कोई 1 महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर कोई रिजल्ट मिल जाए। तो कभी भी आप एक्साइटमेंट में ऐसे लोगों को सप्लीमेंट रिकमेंड मत कीजिएगा। उनको ये बताइएगा कि ये जॉइंट की प्रॉब्लम जब आप पिछले 5 साल से झेल रहे हैं, और ये 5 साल में नहीं हुई, इस प्रॉब्लम को डेवलप होने में 10 से 15 साल लगे, तो 1 महीने में कोई मैजिक नहीं होने वाला। जब भी आप ज्वाइंट के लिए किसी को सजेस्ट करते हैं, इवन किसी के लिए भी, पर ज्वाइंट के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि लोग यहाँ पर पैनिक ज्यादा होते हैं, उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए रहता है। तो वहां पर आपको काउंसिल करने की जरूरत है कि एटलीस्ट 3 मंथ आपको एट ए सिंगल शॉट तो कोर्स लेना होगा, और इसको 6 महीने से साल भर रेगुलर करना होगा, तब जाके आप कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 महीने में सर कितना रिजल्ट आएगा, हम ये बात कर सकते हैं 5 to 10%। अगर आपको 5 to 10% इंप्रूवमेंट समझ में आता है, यू कैन कंटिन्यू। अगर आपको इंप्रूवमेंट समझ में नहीं आता तो आप वहीं पे स्टॉप कर दीजिएगा, राइट। तो इस तरीके से आप उन्हें, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन को जो हाई रहती है उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आके उनको बताना है। अब कई बार क्या होता है कि जब लोगों को आप ग्लूकोसामाइन सजेस्ट करते हैं, राइट, तो कुछ लोगों को पेन बढ़ जाता है, जॉइंट पेन बढ़ जाता है, राइट। तुरंत फोन लगाते हैं कि सर अभी 3 दिन हुआ और जॉइंट जोड़ों का दर्द और बढ़ गया है।
तो घबराइएगा नहीं। ग्लूकोसामाइन क्या होता है कि ये जब आपकी बॉडी में जाके काम कर रहा होता है, रिपेयरिंग वर्क कर रहा होता है, तो जॉइंट का पेन शुरुआत में 1 से 2 वीक के लिए बढ़ने वाला है। उनको आप इतना ही बोलिएगा कि जो फ्लेक्स ऑयल एक सुबह एक शाम ले रहे थे उसको डबल कर दें, राइट। और ग्लूकोसामाइन का डोज रेगुलर रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा सेक कर लें, पर जो आपने सप्लीमेंट लिया है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। ग्लूकोसामाइन के बारे में पर्टिकुलरली बोलना चाहूंगा, इसका डोज आपको 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम को देना है। 500 मिलीग्राम ग्लूकोसामाइन एक रिकमेंडेड डोज होता है, इतना आपको एक बार में देनी चाहिए। और ग्लूकोसामाइन का इफेक्ट एटलीस्ट 90 डेज के बाद मिलना शुरू होता है। ये मॉलिक्यूल ही ऐसा है, इसका इफेक्ट जो होता है एटलीस्ट 90 डेज के बाद मिलना शुरू होता है। तो ज्वाइंट पेन के लिए जब आप रिकमेंड करें तो मेक श्योर कि आप उनको प्रॉपर एजुकेट करें पहले दिन से, सो दैट आप उन 15 दिन के बाद या महीने भर के बाद ये ना बोलें आपसे कि सर आपने सप्लीमेंट दिए थे मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। डे 1 पर आप उन्हें क्लियर कर देंगे कि 90 डेज के बाद तो ये काम करना शुरू करता है और अगले 90 डेज में आपको इंप्रूवमेंट आना शुरू होता है, तो फिर वो आपसे लंबे समय तक कोर्स कंप्लीट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट आर्थराइटिस। अब आते हैं इम्यूनिटी पे, और आज का जो टाइम है वो बिल्कुल हर जगह चारों तरफ हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जिनका वीक इम्यून सिस्टम है या जो लोग अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, उनके लिए वेस्टीज के पास जबरदस्त रेंज है इम्यूनिटी की। नोनी इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर इम्यूनिटी। एम्प्टी स्टमक लेना होता है, रिमेंबर थंब रूल, नोनी को हमेशा खाली पेट लिया जाता है, नोनी को हमेशा एम्प्टी स्टमक लिया जाता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉम जो है 2 सुबह 2 शाम आपको लेने होते हैं आफ्टर मील। स्पिरुलिना एक सुबह शाम। करक्यूमिन, करक्यूमिन मतलब हल्दी, इम्यूनिटी के लिए बेस्ट टॉनिक है, राइट। एंड सीबकथोन। रेस्पोकेयर, रेस्पोकेयर जो है अगर आपको गले में खराश है, खांसी हो रही है ना, जुकाम हो रहा है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है, ऑलरेडी दमे की प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो सारा का सारा कोर्स रहेगा उसमें रेस्पोकेयर आप जरूर ऐड कर दीजिए। सर्दी जुकाम खांसी कफ कोल्ड कुछ भी है, रेस्पोकेयर इज जस्ट अमेजिंग प्रोडक्ट। डोज जो रखिएगा ध्यान रखिएगा 2 सुबह 2 शाम दीजिएगा अगर आप 18 ईयर अबव को दे रहे हैं। अगर 12 साल से 18 साल है, बच्चे हैं, मतलब टीनेजर है, तो उनको एक सुबह शाम कर दीजिए। लेकिन 20 ईयर एंड अबव है तो जो मैंने आपको डोज रिकमेंड किया है ये डोज आप चलने दीजिएगा, राइट। और प्रोटीन पाउडर अगेन हमारे एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है, तो पूरी फैमिली ये इम्यूनिटी बूस्ट करने का आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। कमिंग टू द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हमारे जो डाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, राइट, खट्टी डकार आना, सीने में जलन होना, इस सब प्रॉब्लम्स के लिए हाई ऑर्डर नोनी आपके लिए फंडामेंटल प्रोडक्ट है, फाउंडेशन प्रोडक्ट है। टॉक्सक्लीन जो है, टॉक्सक्लीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉक्सक्लीन में बेसिकली 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, त्रिफला होता है इसके अंदर, और एक बहुत ही आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट होता है इसमें बोलते हैं स्वर्णपत्री। स्वर्णपत्री बेसिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने का काम कर रही होती है, राइट। तो टॉक्सक्लीन डाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी चीज, कुछ भी प्रॉब्लम है, इट्स थंब रूल, ये देना ही देना होता है, ठीक है। तो एक सुबह एक शाम, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। लीवर हेल्थ, अगेन डाइजेशन में आपका इंटेस्टाइन, लीवर, ये सब इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो कई बार हमारा आपका लीवर अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता तो भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। तो लीवर हेल्थ आप जरूर दें, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं अगर आप टॉक्सक्लीन के साथ में कंबाइन करके दे रहे होते हैं। एलोवेरा डाइजेशन के लिए वेल एस्टैब्लिश प्रोडक्ट है, 2 सुबह 2 शाम एलोवेरा आप दे सकते हैं। कॉम्बीबायोटिक, इसके अंदर हमारे स्टमक के, हमारे इंटेस्टाइन में कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, राइट, जिनको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। ये हमारे गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हमारे इंटेस्टाइन की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत जरूरी है। और जो भी आप खाते हैं उनसे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करने में भी ये हेल्प कर रहे होते हैं। तो वेस्टीज का बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है कॉम्बीबायोटिक्स। इसको एक सुबह एक शाम आप ले सकते हैं जिनको डाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है। तो ये कॉम्बिनेशन है, किसी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको दिख रही है, इनके लिए आप ये प्रोडक्ट दें, फिनोमिनल रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस करने होते हैं। सबसे पहला, अगर किसी को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेक श्योर वो अपने डाइट में फाइबर इंटेक बढ़ा दे। दूसरा, स्पाइसी फूड जो खाना खा रहे होते हैं उसे खाना कम कर दे। तीसरा, खाने के बीच में, जब हम खाना खाते हैं, खाने के बीच में पानी बिल्कुल नहीं पीना, या तो खाना खाने के 40 मिनट बिफोर या 40 मिनट आफ्टर। लोग यही छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं, खाना भी खा रहे हैं साथ में पानी पी रहे हैं, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कभी भी आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहने वाला, हमेशा आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी। तो ये छोटी सी कुछ हैबिट्स हैं, इनको अगर सुधार लेंगे तो आपकी डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो सकता है। यू कैन मेंटेन अ गुड डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ कमिंग टू द स्किन प्रॉब्लम्स, राइट। स्किन प्रॉब्लम्स, ये अगेन एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम कंसर्न रहते हैं, वरीड रहते हैं। और मैं यहाँ पर जो प्राइमरीली बात कर रहा हूँ एक्ने की, पिंपल्स की,
है, और नीचे चार्ट में और आपको मैंने कुछ लिखा हुआ है, उनको भी आप देख सकते हैं। स्किन के लिए सबसे बड़ा, स्किन जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे इंटरनल इंपॉर्टेंट होती है। ब्लड में अगर इम्प्यूरिटीज इकट्ठी हो जाती हैं, ब्लड में अगर आपके टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं उसकी वजह से, और तीसरा रीजन हो सकता है हार्मोनल, राइट। तो एक तो होते हैं ब्लड की इम्प्यूरिटीज की वजह से, दूसरा स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल है, और तीसरा होता है हार्मोनल चैलेंज की वजह से स्किन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट लेना है, नोनी अगेन ये आप लेना होगा। नीम जो है, ध्यान रखिएगा, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, नीम को आयुर्वेदा में मतलब स्किन के लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी माना गया है, और हमारे यहाँ मतलब कई सालों, हजारों साल से हम आयुर्वेद में नीम को यूज करते आए हैं स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। नीम एंटी बैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है, नीम इज फिनोमिनल प्रोडक्ट। तो नीम जो कैप्सूल आता है वेस्टीज का, बहुत ही, नीम की जो निबोली होती है उससे ऑयल निकाल के तैयार किया जाता है। तो नीम को आपको एक एक कैप्सूल सुबह शाम लेना होता है। एलोवेरा स्किन के लिए फिनोमिनल प्रोडक्ट है, एलोवेरा एक एक दो कैप्सूल सुबह शाम। स्पुरुलिना, टॉक्सक्लीन। टॉक्सक्लीन अगेन मैं आपको बात कर रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको भी स्किन की प्रॉब्लम्स रहती हैं, राइट। क्योंकि डाइजेशन ना ठीक होने से ब्लड में इंप्योरिटीज बढ़ जाती हैं, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। तो टॉक्सक्लीन बहुत जरूरी प्रोडक्ट है, राइट। एंड हेयर स्किन नेल्स। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, स्किन से रिलेटेड अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, खासकर एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लास्ट टाइम मैंने ऐड किया है फेस वॉश, हमारे पास एश्योर का फेस वॉश आता है, एश्योर का नीम सोप आता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। अगर किसी को डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, राइट, डेंड्रफ की प्रॉब्लम है अगर हेयर में, तो जो नीम कैप्सूल आता है उस कैप्सूल को पंक्चर करिएगा, उससे ऑयल को निकाल के कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके हेयर में मसाज करना है, स्कैल्प पे मसाज करना है। और कई बार मतलब फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है स्कैल्प पे। तो ये नीम जो है, आप अगर आपकी स्किन में कहीं पे भी लोकल इन्फेक्शन है, एक्जिमा हो रहा है या सोरियासिस है, तो वहां पर आप नीम कैप्सूल को पंक्चर करके उस ऑयल को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अफेक्टेड एरिया में। बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट स्किन प्रॉब्लम्स। नाउ कमिंग टू द हेयर फॉल, हेयर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर नोनी आप एक प्रोडक्ट है जो आप दे सकते हैं, एलोवेरा 200 में 200 में स्पुरुलिना। हेयर फॉल का जो मेजर रीजन है, मैं हमेशा प्लान में बताता हूँ, वो है प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो जब भी अगर किसी को हेयर फॉल है, 90% केसेस में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, तो वहां पर आपको प्रोटीन पाउडर जो हमारा आता है, प्योर प्रोटीन सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। अलॉन्ग विद हेयर स्किन नेल्स, फ्लेक्स है, कोकोनट ऑयल है, ओमेगा 3 हमारे हेयर्स की ग्रोथ के लिए। अगर बाल आपके ब्राउन हैं, डल हैं, है ना, और मतलब बालों में जान नहीं है, तो वहां पर फ्लेक्स ऑयल या कोकोनट ऑयल उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सो ये आपके लिए एक हेयर फॉल के लिए, मेल फीमेल किसी को भी हो रहा हो, तो ये कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। साथ में जो भी शैम्पू एंड कंडीशनर हैं जो रेगुलर आप यूज करते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जो वुमेन हेल्थ की मैं बात करूं, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात मैं करूं, और महिलाएं हमारे घर की बैकबोन है। और बहुत सारी टाइम पे इंडिया में देखा जाता है कि घर में जो लेडीज होती हैं वो कई बार अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, राइट। वो सबका ख्याल रखती हैं लेकिन वो अपना ख्याल नहीं रख पाती। और अगर वो ही ठीक नहीं रहेंगी तो हमारा घर का मतलब कैसे ठीक रह पाएगा। तो वुमेन हेल्थ को टेक केयर करने के लिए यहाँ पर कुछ फंडामेंटल प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने आपको शेयर किए हैं। नोनी अगेन, नोनी को देने का जो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जनरली ट्रेनिंग्स में भी आपने सुना होगा, आपको 7 डेज में 5 डेज नोनी लेना होता है, 2 दिन आपको ऑफ रखना है, 5 डेज ऑन 2 डेज ऑफ। नोनी लेने का तरीका ये है कि नोनी को 5 दिन लेना है, 2 दिन ऑफ दे देना है, फिर 5 दिन लेना है, 2 दिन ऑफ दे देना है। थ्रू आउट किसी भी कोर्स में आप अगर हम नोनी देखते हैं, नोनी को पहली बात तो खाली पेट लिया जाता है, एम्प्टी स्टमक सुबह और शाम को खाना खाने से पहले, और 5 डेज इन ए वीक लेना चाहिए और 2 दिन का ऑफ देना चाहिए। फिर ये फ्लेक्स एंड कोकोनट ऑयल है। फ्लेक्स ऑयल जो होता है ओमेगा 3 होता है, महिलाओं में, वुमेन्स में हार्मोनल बैलेंस को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प कर रहा होता है, इसलिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। गैनोडर्मा, शतावरी मैक्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वुमेन हेल्थ के लिए अमृत है शतावरी प्रोडक्ट। तो कहीं पे भी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम आप देखते हैं, आंख बंद करके शतावरी मैक्स आप यूज कर सकते हैं। देन स्पुरुलिना, आयरन, फॉलिक, कैल्शियम एंड प्रोटीन पाउडर, ये सब वो प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए वुमेन्स को लेने चाहिए। अब होगा क्या ऐसा कि सर क्या सारे के सारे हम एक साथ ले लें? अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप एक साथ ले लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शुरू के 3 से 4 सप्लीमेंट्स आपने 3 महीने कंटिन्यू कर लिए, फिर बाद वाले 3 सप्लीमेंट्स आपने अगले 2 महीने कर लिए। फिर ऐसा करके भी आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जिससे आपके बॉडी को ओवरऑल न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा। एक बार में आपने 4 सप्लीमेंट ले लिए, फिर अगले महीने आपने 4 ले लिए, फिर अगले महीने ऊपर वाले 4। इस तरीके से आप अपने बॉडी को स्विच करके, मिक्स एंड मैच करके भी सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास अगर
ऐसा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है आपके क्लाइंट के पास, प्रोस्पेक्ट के पास में, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। पर कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फंडामेंटल हैं, तो जो टॉप 3 प्रोडक्ट बताए, टॉप 4 प्रोडक्ट बताएं, ये तो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, इनको तो लेना ही लेना है। उसके बाद के प्रोडक्ट्स में आप प्लस माइनस कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, राइट, ये कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ पे काम करने वाला है, तो मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड पे चार्ट दिया हुआ है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीसीओडी है, ओवेरियन सिस्ट है, ब्रेस्ट में सिस्ट है, राइट, वीकनेस है, टाइटनेस है, कई बार वुमेन्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा होता है, उन सारी की सारी जगह यही कॉम्बिनेशन काम करने वाला है, राइट। अगर यूटीआई इन्फेक्शन है, वुमेन्स में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो उनके लिए वेस्टीज में बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, क्रैनबेरी करके प्रोडक्ट आता है। क्रैनबेरी को आप एक सुबह एक शाम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो सप्लीमेंट्स हैं इनके साथ में टॉप 4 सप्लीमेंट, उसके साथ में ये क्रैनबेरी कंबाइन कर देंगे तो यूटीआई में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द किड्स हेल्थ, ये हम सब की बात कर रहे हैं, हमने पहले एडल्ट्स की बात कर ली, हमने लेडीज लोगों की बात कर ली, तो हमारे घर के छोटे बच्चे कैसे रह जाएंगे। तो किड्स के लिए वेस्टीज में अभी बहुत ज्यादा रेंज नहीं, आने वाले टाइम में हम वो रेंज लेके आएंगे, पर बच्चे अगर 1 साल से लेके 2-3 साल और 12 साल, जनरली क्रेल ऑयल जो होता है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 बहुत एसेंशियल होता है, राइट, उसमें डीएचए ईपीए होता है, तो क्रेल ऑयल आप दे सकते हैं 3 साल से 12 साल के बच्चों के लिए। अब क्रेल ऑयल जो होता है वो कैप्सूल फॉर्म में होता है, छोटे बच्चे उसको इंजेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, क्रेल ऑयल को आप पंक्चर करें, सुई से या पिन से आप पंक्चर करें, और जो आप खाना खिलाते हैं या चम्मच में किसी भी चीज के मिक्स करके आप उसे खिला सकते हैं, कंज्यूम करा सकते हैं क्रेल ऑयल को। कोलेस्ट्रम कैप्सूल, मेरे यहाँ पे छोटी डॉटर्स हैं तो वो डायरेक्ट कैप्सूल नहीं खा पाते, तो कैप्सूल को खोल के इट जस्ट लाइक ए मिल्क पाउडर, आपने चम्मच पे रखा मिल्क पाउडर और वो खेलते कूदते खा जाते हैं। कोलेस्ट्रम आपके बच्चे के लिए वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल न्यूट्रिशन है, छोटे बच्चों के लिए, खासकर जब ग्रोइंग एज होती है, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उनके लिए तो मतलब मैंडेटरी प्रोडक्ट्स है। और टच वुड ये प्रोडक्ट इतना जबरदस्त, हमने अपने पर्सनल बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, आपने भी अपने आप देखे होंगे कि कोलेस्ट्रम देने से बच्चे जो बार बार बीमार पड़ते थे, फ्रिक्वेंट सर्दी जुकाम, बार बार डॉक्टर जाना पड़ता था, वो तो खत्म हो जाता है और बच्चों की हेल्थ बहुत अच्छी इंप्रूव रहती है। बच्चों को क्लास से फिर छोड़ना, काम आ गया, तो बच्चों का जो बार बार ड्रॉप आउट होता था स्कूल से, वो कम हो जाता है कोलेस्ट्रॉम देने से, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। फिर वेस्टीज में इनविगो चॉकलेट प्रोटीन पाउडर है, जिसके अंदर डीएचए है, प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हैं, सारा कुछ कॉम्बिनेशन है, ये हम बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं। स्पिरुलिना अगेन, एटलीस्ट अगर 6-7 साल का बच्चा है तो वहां पर 6 साल 7 साल से जब वो कैप्सूल लेना शुरू कर सकते हैं, उनको आप स्पिरुलिना 1 दे सकते हैं, 12 ईयर्स तक है तो आप 2 दे सकते हैं। तो अगेन मैं बात कर रहा हूँ कि हमें अपना कॉमन सेंस यूज करना है। छोटे बच्चे हैं, कोलेस्ट्रॉल में अगर 1 साल का बच्चा है तो कोलेस्ट्रॉल 1 कैप्सूल को भी आप पार्ट में डिवाइड करके 2 या 3 बार में आप थोड़ा थोड़ा करके दे दें। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल 1 से 2 महीने के बच्चे से लेके 100 ईयर्स तक हर किसी के लिए सुटेबल है, सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर रिमेंबर, डोज जो है वो डोज बहुत कम होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। 5 साल तक के हो चुके, 3 से 5 साल के तो 1 कैप्सूल, और इससे ऊपर है 101 शाम आप दे सकते हैं। तो बच्चों के लिए, बच्चों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है वेस्टीज के अंदर। 12 साल से ऊपर के बच्चे अगर हो गए हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन है, तो हमारा जो कैल्शियम है, जो हमारा कैल्शियम आता है, वो 1 कैल्शियम टेबलेट आप सुबह आप रेगुलर बेसिस पर दे सकते हैं, क्योंकि 200 मिलीग्राम कैल्शियम उसमें भी होता है बच्चों की ग्रोथ के लिए, ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए। अभी तो हमने बातचीत कर ली बीमार लोगों की, जिनको ऑलरेडी बीमारियां हैं, तकलीफ में जी रहे हैं। अब बात करते हैं ऐसे लोग, जो लोग नॉर्मल हैं, अभी कोई बीमारी नहीं है, हेल्दी इंडिविजुअल हैं, बिजी प्रोफेशनल्स हैं, या बॉडी में थोड़ा थोड़ा टाइटनेस, वीकनेस लगने लगी है ना, खाने का टाइम डिस्टर्ब है, स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत बिजी स्केड्यूल्स रहते हैं, खाने पीने के लिए मतलब फ्रूट्स नहीं ले पा रहे हैं, बिजी लाइफस्टाइल है, उनको अगर अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन रखना है, स्टेमिना बढ़ा रखना है और अपने आप को फिट रखना है, एनर्जेटिक रखना है, तो उनके लिए ये एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन, मतलब एक नॉर्मल पर्सन को हेल्दी मेंटेन रखने के लिए, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ये कॉम्बिनेशन है। नोनी अगेन आप सबके लिए जरूरी है। अब मैंने जो इसमें लिखा है क्रेल ऑयल, फ्लेक्स या कोकोनट ऑयल, तो स्मार्ट तरीका ये बोलता है कि आपने 1 महीने क्रेल ऑयल कंज्यूम कर लिया, फिर अगले महीने आप फ्लेक्स ऑयल ट्राई कर सकते हैं और अगले महीने आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको तीनों वैरायटी का ओमेगा 3 मिलता रहेगा, आपकी बॉडी को सारा न्यूट्रिशन, सब तरह का न्यूट्रिशन मिलने लगेगा और आपको वैरायटी ऑफ सप्लीमेंट्स भी मिलेंगे और सारे के सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। स्पिरुलिना 2 सुबह 2 शाम। Q10 अगेन, जब हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं 30 इयर्स के बाद, आपका जो हार्ट होता है वहाँ Q10 जो एक एंजाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, जो कार्डियक मसल्स को एनर्जी देने का काम कर रहा होता है,
तो ये धीरे धीरे इसका लेवल कम होने लगता है। तो कार्डियक प्रॉब्लम ना हो, आपका हार्ट अच्छे से परफॉर्म करे, राइट, तो ये Q10 वंस इन अ डे एक बार आप ले सकते हैं। आप साल में 2-3 महीने कोर्स कर लिए और फिर आप इसे छोड़ सकते हैं, फिर आपने 2-3 महीने कर लिया फिर छोड़ सकते हैं, मतलब ऑन ऑफ करके आप इसे ले सकते हैं। सीबकथॉर्न इट्स अ रेगुलर एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन्स मिनरल्स है। मेटामाइंड्स ये अभी रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, क्योंकि आज की डेट में हमारा जो जॉब है मल्टीटास्किंग है, वर्क प्रेशर बहुत है, एक एक इंसान को मतलब 2-2 4-4 डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होती है, बहुत स्ट्रेस है, चीजें याद नहीं रहती, चिड़चिड़ापन होता है, राइट, हम प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये मेटामाइंड जो है ना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आप बिजी प्रोफेशनल हैं और खासकर लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, है ना, और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए मेटामाइंड इज वेरी गुड प्रोडक्ट। एक टैबलेट चेबल टैबलेट है, आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन पाउडर इट्स ए फंडामेंटल प्रोडक्ट, फाउंडेशन प्रोडक्ट है, हर इंसान को, हर उम्र के व्यक्ति को लेना चाहिए, फैमिली को, सभी को यूज करना चाहिए प्रोटीन पाउडर। अब बात आती है कि सर ये सारे सप्लीमेंट अब एक साथ लें, अगेन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप सारे सप्लीमेंट लीजिएगा। मैं सारे सप्लीमेंट लेता हूँ ऑलमोस्ट, और कुछ सप्लीमेंट्स में स्विच करता रहता हूँ। यही आपको करना है। सी फॉर एग्जाम्पल आपने शुरुआत में नोनी, क्रिल और स्पिरुलिना Q10 ले लिया, सीबकथॉर्न ले लिया, मेटामाइंड आपने 2-3 महीने लिया फिर बंद कर दिया, फिर सीबकथॉर्न की जगह कोई और प्रोडक्ट आप स्विच कर सकते हैं, राइट। अब हमारे बॉडी में क्या होता है, रेगुलर बेसिस पर टॉक्सिन्स जा रहे होते हैं। तो जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, राइट, कराते कि नहीं कराते, हम सब लोग कराते हैं गाड़ी की सर्विसिंग, ठीक वैसे ही हमारे बॉडी की भी सर्विसिंग होना बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी से अगर टाइमली टॉक्सिन्स निकलते रहे, डिटॉक्सिफिकेशन होता रहा, तो हमें बीमारियां लॉन्ग टर्म में नहीं होंगी, हम अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। तो अपने बॉडी को हर 3 महीने के बाद 1 महीने अपने आप को डिटॉक्सीफाई जरूर करें। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारे पास फुट पैच आते हैं, टॉक्सक्लीन है, गैनोडर्मा है, जो आपको डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करते हैं। और यही जो कोर्स है, अगर किसी को जनरल वीकनेस है, टाइटनेस है, लेथार्जी है, तो ये कोर्स वहां पर भी काम आने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये कोर्स उनके लिए है जो नॉर्मल लोग हैं, हेल्दी लोग हैं और अपने आप को फिट और एनर्जेटिक मेंटेन करना चाहते हैं। अब एक ऐसी बीमारी, क्रिटिकल बीमारी है जिसके लिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, कंसर्न भी होते हैं, एंड मतलब ये जो बीमारी है मतलब होती कैसे है, थोड़ा सा मैं अगर इस पर बात करूं। देखिए हमारे बॉडी में आपने देखा होगा CNT में, हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं 63 ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, 63 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। नॉर्मल सेल जब ऐसी होती है, और नॉर्मल सेल जो डिवाइड होती है वो लेकिन कंट्रोल्ड वे में होती है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन उसके DNA में कुछ ऐसा चेंज आ जाता है कि ये सेल जो है अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड होने लगती है। एक तो थी कंट्रोल, जैसे कि आपको कहीं चोट लग जाती है और आपका घाव धीरे धीरे करके भर जाता है, फिर वो कवर अप हो जाती है आपकी स्किन। लेकिन आप जस्ट इमेजिन करें अगर ये कंट्रोल ना हो तो यहाँ पर एक गांठ बन जाएगी। अनकंट्रोल्ड डिवीजन जब होने लगता है सेल का, तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, और ये हमारे ब्रेन, बॉडी के किसी भी पार्ट में पॉसिबल हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, कैंसर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता नहीं है, और पहले लोग तमाम तरीके के इलाज करा रहे होते हैं, और जब तक आप तक पहुंचते हैं तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और ICU में एडमिट है, मतलब डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं, तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में कभी भी आप बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो, मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑल्दो हम प्रे करते हैं भगवान से कि वो ठीक हो जाए, लेकिन जब कोई ऐसा क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो आप एक्साइटमेंट में बिल्कुल ना जाएं वहां पर। अगर लोग आपको अप्रोच करते हैं, कोई आपसे डिस्कस करता है, तो उनको पहला सवाल, पहली चीज ये बताइएगा, देखिए ये जो डिसीज है ये बहुत ही मतलब क्रिटिकल डिसीज है, इसमें जो आपकी थेरेपी चल रही है वो काम अपना करने वाली है। मैं जो सप्लीमेंट आपको सजेस्ट करूंगा या कर रही हूँ, ये सप्लीमेंट आपको सपोर्ट करेंगे। कितना परसेंटेज कर पाएंगे, कितना करेंगे, इसके लिए मैं कोई प्रोडिक्शन नहीं दे सकता हूँ, राइट। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कैंसर में, तमाम तरह के, ब्रेस्ट कैंसर में, गले के कैंसर में, लंग कैंसर में, तमाम सारे कैंसर में वेस्टीज के सप्लीमेंट यूज किए और उनको काफी हद तक इंप्रूवमेंट मिला, राइट। सो ऑन दैट बेसिस, एक हमारे पास ऐसे टेस्टिमनी है, ऑन दैट बेसिस मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं। पर कोई श्योर शॉर्ट रिजल्ट की बात करें या टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो मैं आपको प्रोडिक्ट नहीं कर सकता हूं। अगर आपको ट्रस्ट है और आपने चूंकि इतना लाखों रुपए दवाइयों में लगा लिया है, अगर आप एक ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सप्लीमेंट्स हैं, एक बात पक्की है कि इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, बेनिफिट होगा तो बेनिफिट जरूर मिलेगा आपको, नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला, ये बात पक्की है। तब जाके आप उन्हें ये सजेस्ट करें। मतलब सामने वाले को सप्लीमेंट सजेस्ट करने से पहले हमें उसकी एक्सपेक्टेशन को सही सेट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग क्या है, आपने उनको बोला कि नहीं बिल्कुल आराम मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा, और वो आपसे एक आस, होप लगा लेते हैं, और कल के दिन पेशेंट के साथ कुछ हो गया, ऊपर नीचे हो गया,
तो लोग फिर आपको बोलेंगे आपने बोला था कि अब ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और आपके सप्लीमेंट की वजह से ऐसा हो गया। सो थोड़ा सा हमें कॉशियस बातचीत करने की, बैलेंस वे में बातचीत करने की जरूरत है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैंसर के लिए सबसे पहला जो सप्लीमेंट है वो है नोनी। आप देख रहे हैं चार्ट में यहाँ पर, अगेन फिनोमिनल प्रोडक्ट है ये नोनी की। नोनी इट्स नोन टू बी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। नोनी पर रिसर्च भी है और प्रूफ भी है कि नोनी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी कैरी करता है। तो ये 1 सुबह 1 शाम, और ज्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो नोनी का डोज भी हम डबल कर देते हैं। आप ध्यान ही रखिएगा, कैंसर के केसेस में जो नॉर्मल सप्लीमेंट के डोजेस होते हैं वो 4 गुना 5 गुना तक हम डोजेस देते हैं। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं पेशेंट की सीवियरिटी के ऊपर, पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, और वो कैसे इन चीजों को लेके चल रहे हैं। तो सारा चीज डिपेंड करता है। डोजेस मतलब हम वेरी करते हैं और कस्टमाइजेबल है, पर हाँ ये बात पक्की है कि डोजेस का जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल डोज की तुलना में 4 टाइम 5 टाइम और इससे भी कई गुना ज्यादा देते हैं हम डोज, क्योंकि जल्दी रिजल्ट चाहिए रहता है, फास्ट एक्टिंग करनी होती है, तो हैवी डोज और लोडिंग डोज हमें देने होते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे हैवी डोज गैनोडर्मा मैंने 3 टाइम्स लिखा हुआ है, लोग 5-5 10-10 गैनोडर्मा पर एक मैंने रीजनेबल डोज लिखा हुआ है। करक्यूमिन, कोलेस्ट्रॉम, सीबकथोन, स्पिरुलिना, प्रोटीन, डेटॉक्स फुट पैच, ये सारे के सारे सप्लीमेंट्स हैं। ये आप कंसल्ट करिएगा आपके अपलाइन से या हमारे जो डाइटिशियन है उनसे, और उसके बाद आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। पर हाँ ब्रॉडली अगर बात मैं करूं, बॉडी में कहीं पे भी किसी भी तरह का कैंसर है तो मोर और लेस यही कॉम्बिनेशन हम सजेस्ट कर सकते हैं, करते हैं। डोजेस हमें अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन एडजस्टमेंट करने होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने इतनी सारी बात कर ली आपसे सप्लीमेंट को लेके कि किस बीमारी में क्या सप्लीमेंट देने हैं और क्या क्या उनके यूजेस हैं, कॉम्बिनेशंस हैं। ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जिनको आपको बहुत ध्यान रखना है, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। जब आप किसी को सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोगों का, हमारा इंटेंशन है लोगों को फायदा होना चाहिए, पर जाने अनजाने में हमारी किसी एक्टिविटी से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, इग्नोरेंस की वजह से, हमारे एक्साइटमेंट की वजह से, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बात करी है कि जनरली जब आप लोगों को अप्रोच करते हैं तो लोगों को ऑलरेडी कोई ना कोई डिजीज होती है जिससे आप बात कर रहे होते हैं। किसी को बीपी है, शुगर है, थायराइड है, लोगों की ऑलरेडी मेडिकेशन चल रही होती है। तो कई बार जब आप सप्लीमेंट सजेस्ट करते हो तो लोग आपको बिना बोले वो अपनी करंट मेडिसिन बंद कर लेते हैं और सप्लीमेंट लेने लगते हैं, और 2 4 5 10 दिन के बाद वो फोन लगाता है मेरी बीमारी बढ़ गई। तो समझ लीजिएगा कि उन्होंने अपनी मेडिसिन बंद कर ली हैं। तो हमेशा जब भी आप किसी को सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं उनको क्लियरली मेंशन करिएगा, बताइएगा कि भाई आपकी जो करंट मेडिसिन चल रही है एलोपैथी, उसको लेना है, उसको बंद नहीं करना है, उसके साथ साथ में आपको ये सप्लीमेंट लेना है। सप्लीमेंट क्या करेंगे, सप्लीमेंट रूट कॉज पर काम करेंगे, और धीरे धीरे करके अभी आपका जो एलोपैथी मेडिसिन का डोज है, जब आप रेगुलर सप्लीमेंट लेंगे तो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी अंदर से रिकवर करेगी और आपके एलोपैथी मेडिसिन के डोज कम होने लगेंगे, आपको अंदर से फील होगा। लेकिन डे 1 पर आपको कोई भी मेडिसिन बंद नहीं करनी है विदाउट एनी डॉक्टर कंसल्टेशन, राइट। और जो एलोपैथी मेडिसिन चल रही है उसके साथ साथ में सप्लीमेंट हमें लेने होंगे। क्यों लेने होंगे? अगर आपको जिंदगी भर ये दवाइयां से छुटकारा पाना है और इनके साइड इफेक्ट से बचना है, इसलिए आपको ये सप्लीमेंट साथ में लेना जरूरी है। ठीक है, सप्लीमेंट चूंकि नेचुरल है, ये धीरे धीरे काम करेंगे, रूट कॉज पे काम करेंगे, इनको वक्त लगेगा रिकवर करने में, आपकी बॉडी को रीजनरेट करने में। सो पेशेंस रखना होगा। ये पहली चीज आप लोगों को बताइएगा। दूसरी चीज, प्रोटीन पाउडर है, स्पिरुलिना है, गैनोडर्मा है, राइट, इनको नहीं देना होता। कुछ मेडिकल कंडीशन है जहां पर हम इसे मना करते हैं, नहीं देना चाहिए। पहली कंडीशन है, अगर किसी को ऑलरेडी किडनी का प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी डिसीज है, CKD है वहां पर, और अगर किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो वहां पर हम प्रोटीन या प्रोटीन से रिलेटेड कोई भी डाइट रिकमेंड और सजेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। थर्ड है, आयरन और कैल्शियम को कभी भी हमें साथ में कंज्यूम नहीं करना है। आई रिपीट, आयरन और कैल्शियम को हमें साथ में नहीं लेना होता। क्यों? क्योंकि आयरन और कैल्शियम जब हम साथ में लेते हैं तो ये जो दोनों चीजें हैं ये एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। आयरन आयरन को ऑब्जॉर्व नहीं होने देगा। तो आपने जो सप्लीमेंट लिया है वो आपके बॉडी में कोई फायदा नहीं करने वाला, वो फ्लश आउट हो जाएगा। तो स्मार्ट तरीका क्या है कि आयरन को जनरली हम रिकमेंड करते हैं बिफोर मील, खाना खाने के आधा घंटे पहले आप लें, और खाना खाने के बाद आप कैल्शियम ले सकते हैं। अगर आपको खाना खाने के बाद लेना है तो मेंटेन एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का आप गैप बना के रखिएगा आयरन और कैल्शियम के बीच में। आपको बता दूं, स्पाइरुलिना जो सप्लीमेंट है, स्पाइरुलिना में आयरन का कंटेंट हाई होता है, तो ध्यान रखना स्पाइरुलिना और कैल्शियम को भी साथ में नहीं लेना है। स्पाइरुलिना और कैल्शियम के बीच में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए।
नोनी को ध्यान रखिएगा, नोनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा मतलब यूज होने वाला प्रोडक्ट है वेस्टीज में। बट जिन लोगों का बीपी लो है, लो बीपी पेशेंट्स में, और जिनको अगर किडनी का प्रॉब्लम है, वहां पर नोनी को नहीं देना है। तो याद रखिएगा, कभी भी आप नोनी किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, किसी को भी प्रोटीन सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, उनसे क्रॉस चेक कर लिए, सर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको पहले कोई हेल्थ में कोई इशू तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो थोड़ा सा मेडिकल हिस्ट्री जरूर लें। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बोला और तुरंत आपने सप्लीमेंट दीजिए। उनकी प्रीवियस हेल्थ कंडीशन को जानने के बाद अगर आप सप्लीमेंट दें तो आपको पता चल जाएगा। शायद किसी ने बोला कि सर मेरे को वीकनेस है, टायर्डनेस है और मुझे सप्लीमेंट चाहिए, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा स्पिरुलिना दे देना चाहिए। लेकिन हो सकता है उसकी किडनी वीक हो या किडनी में प्रॉब्लम हो, तो उसको प्रॉब्लम तो वीकनेस की हो रही है और आपने प्रोटीन पाउडर स्पिरुलिना रिकमेंड कर दिया बिना उससे ये जाने कि आपको कोई एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। हो सकता है उसको किडनी प्रॉब्लम और आपने उसे प्रोटीन दे दिया तो उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी को सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री आप जान लें कि सर इससे पहले कोई हेल्थ इशू तो नहीं आया, कोई बड़ी मेडिकल कंडीशन या कुछ भी ऐसी दिक्कत तो नहीं आई जिससे आपको हॉस्पिटलाइज होना होगा या कोई और मेडिसिन लेनी पड़ी हो आपको महीने 2-3 महीने। तो उससे क्या होगा, आपके पास क्लैरिटी मिल जाएगी और आप कोई ऐसा सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करेंगे जो कॉन्ट्राडिक्टेड है, राइट। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नीम जो होता है, नीम का जो नेचर होता है वो काफी कूलिंग नेचर का होता है, ठंडा नेचर का होता है। यंग इंडिविजुअल्स में, जो यंग कपल्स हैं, यंग हैं, न्यूली मैरिड कपल्स हैं, अगर उनको नीम आप सजेस्ट कर रहे हैं तो उनको नीम सजेस्ट मत करिए अगर वो चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, राइट। क्योंकि नीम जो है वो जो मतलब पावर को कम कर देता है, मतलब जो लिबिडो है वो कम कर देता है और मतलब स्पर्म काउंट भी कम कर देता है, तमाम तरीके के मतलब लिमिटिंग इफेक्ट होता है मेल सेक्सुअल फंक्शन पे। तो नीम का यूज जो होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यंग इंडिविजुअल में लंबे समय तक नहीं करना है। अगर देना भी पड़ रहा है तो सिर्फ महीने भर के लिए दें और अल्टरनेट डे दें अगर स्किन प्रॉब्लम हो भी रही है तो, ये ध्यान रखिएगा। ग्लूकोसामाइन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप किसी को ग्लूकोसामाइन देते हैं, कुछ लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि उनका पेन बढ़ गया है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। उनको बोलिएगा कि आपके बॉडी में ये काम करना शुरू कर रहा है, आप इसे कंटिन्यू करिएगा, धीरे धीरे करके पेन ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाएगा। और सप्लीमेंट जब भी आप सजेस्ट करते हैं, ऑलवेज आप सजेस्ट करें कि पानी की जो क्वांटिटी है, वाटर जो इनटेक है वो मतलब 2 से 3 लीटर, नॉर्मल जो जितना पानी पीते हैं उससे एटलीस्ट आधा से 1 लीटर पानी ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। कारण क्या है कि जो हम सप्लीमेंट लोगों को सजेस्ट करते हैं वो ड्राइड फॉर्म में रहते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में रहते हैं। जब हम उन्हें कंज्यूम करते हैं तो बॉडी में एक्सपैंड करते हैं, मतलब फैलते हैं। उनको काम करने के लिए, सही तरीके से काम करने के लिए पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो अगर आप किसी को भी सप्लीमेंट एडवाइस कर रहे हैं तो उनको सबसे पहला थंब रूल बताइए कि आपको जितना आप पानी कंज्यूम करते हैं उससे एटलीस्ट 1 लीटर ज्यादा पानी आपको लेना है। अगर आपको अच्छे बेहतर रिजल्ट चाहिए सप्लीमेंट्स के, तो सप्लीमेंट बहुत इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे। ये सप्लीमेंट्स के रिजल्ट को बढ़ा देता है। कई बार कुछ लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि सर मैंने स्पिरुलिना खाया या सप्लीमेंट खाने के बाद मुझे थोड़ी सी घबराहट जैसी लग रही है, सीने में ऐसा लग रहा है, सफोकेटिंग टाइप का लग रहा है। अगर ऐसी कोई आपको कंप्लेन करता है तो एक ही चीज याद रखना कि उनने सफिशिएंट पानी नहीं पिया। स्पिरुलिना क्या होता है, एक एल्गी होती है, एल्गी को हमने ड्राई फॉर्म में रखा हुआ है। तो जनरली लोग खाना खाने के बाद सिर्फ जो मेडिसिन लेते हैं तो एक घूंट पानी पी लेते हैं। तो वो जब स्पिरुलिना आपके स्टमक में जाके एक्सपेंड होता है तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इससे थोड़ा गला सूखता है और प्यास ज्यादा लगती है। तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। ये मतलब इंडिकेट कर रहा है कि आपकी बॉडी में सप्लीमेंट्स काम कर रहे हैं। बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि वाटर इनटेक आपको बढ़ा देनी है। वाटर इनटेक बढ़ा देंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे, कोई प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्लाइड। मैंने इतने सारे कॉम्बिनेशंस बताए, अभी भी ऐसा नहीं कि मैंने सारी डिजीज कवर कर ली, हो सकता है कुछ डिजीज छूट गई होंगी। मुझे अभी एक मैसेज आया था, सर प्रेगनेंसी में भी आप कवर करिएगा। तो प्रेगनेंसी में क्या क्या देना होता है? प्रेगनेंसी में सबसे पहला न्यूट्रिशन होता है, दैट इज होता है प्रोटीन पाउडर, राइट। प्रोटीन की रिकमेंडेशन होती है 2 ग्राम पर 1 kg बॉडी वेट, एक तो खुद के लिए, ग्रोइंग फीटस के लिए। तो प्रोटीन पाउडर मैंडेटरी है। उसके बाद आयरन, फॉलिक